ठीक, हेलो हेलो। तो गाइज, एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? बताइए ऑनलाइन वालों, सब लोग जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है क्या? आज हम लोग एकदम धमाकेदार टॉपिक लेने वाले हैं, जो आपके सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यस, नेम ऑफ द टॉपिक इज कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारे सीक्वेंस में ये थर्ड टॉपिक आता है दोस्तों। यस, चलिए। तो हमारे सीक्वेंस में ये थर्ड टॉपिक आता है। ये आपके सिलेबस के एंगल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द हेवी वेटेज टॉपिक। काफी लोग पूछते हैं सर मुझे बताइए एक बार, चैप्टर वाइज वेटेज के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से। तो गाइज ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक आता है। तो इस टॉपिक के अपन तीन पार्ट कवर करने वाले। सबसे पहले, याद है आपको तीन पार्ट्स क्या है इस टॉपिक के? फर्स्ट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्योरीज। कितने थ्योरीज आएंगे? चार। पहला आएगा एनआई अप्रोच, दूसरा आएगा एनओआई अप्रोच, तीसरा आएगा एमएम अप्रोच, एंड लास्ट आएगा आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। एमएम अप्रोच के अंदर दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा विदाउट टैक्स और एक रहेगा विथ टैक्स। करेक्ट गाइस, एवरीवन? अब सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का आता है दोस्तों, वो है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के एक्सपांशन वाले क्वेश्चंस। कैपिटल स्ट्रक्चर के एक्सपांशन वाले क्वेश्चंस मतलब क्या? आपको वो देते एक कंडीशन कि उनको कितने एक्सपांशन, कितने अमाउंट का एक्सपांशन करना है, और आपको वो पूछते प्लान ए बेटर है, प्लान बी बेटर है, या प्लान सी बेटर है, या फिर इक्विटी प्लान, डेट प्लान, प्रेफरेंस प्लान, कौन सा प्लान बेटर है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चंस के लिए हम लोग देखेंगे गोल्डन रूल्स। हमारी क्लास के गोल्डन रूल्स है दोस्तों, सिर्फ तीन गोल्डन रूल्स, जिसको फॉलो करने से ये आंसर्स भी एकदम इजीली आ जाएंगे आपके। और लास्ट कैटेगरी ऑफ यू कैन से दिस चैप्टर विल बी अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आप पढ़ोगे दो कॉन्सेप्ट्स को। कौन से दो कॉन्सेप्ट्स है? पहला आएगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, एंड सेकंड आ जाएगा आपका इनडिफरेंस पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इनडिफरेंस पॉइंट। तो आपको कुल मिलाकर इस चैप्टर में बस मेरे साथ अगले 1 घंटा 10 मिनट में ये सब कवर करना है, ठीक है? और बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है, ये सब एकदम अच्छे से कवर करना पॉसिबल है। आप बस फोकस रहिए क्या क्या कौन सी चीज में होता है, ठीक है? सबसे पहले ये जो चार थ्योरीज है, इनके कुछ जनरल अजम्पशंस थे, याद है क्या आपको? पहला अजम्पशन था देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट एंड इक्विटी, नो प्रेफरेंस शेयर्स, इसका मतलब। करेक्ट? दूसरा आपका इंपॉर्टेंट अजम्पशन था कि आप आपके कैपिटल एम्प्लॉयड को चेंज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। मतलब डेट इक्विटी का टोटल जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसका कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। डेट का प्रोपोर्शन, इक्विटी का प्रोपोर्शन, इस कॉम्बिनेशन को हम चेंज कर सकते हैं। ये हो गया आपका अजम्पशन नंबर 2। अजम्पशन नंबर 3 था देयर आर नो टैक्सेस, पर्सनल टैक्स भी नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं है। चौथा अजम्पशन, no retain earnings, whatever you earn is distributed as dividend. So can we say in that case my NI will be my dividend? My NI will be my dividend. उसके बाद नेक्स्ट आया कि आपका ऑपरेटिंग पार्ट चेंज नहीं होता है आपका फाइनेंशियल मिक्स चेंज करने से। आप जब डेट इक्विटी चेंज करते हो तो आपका सेल्स, आपका वेरिएबल कॉस्ट, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका फिक्स कॉस्ट और आपका ईबीआईटी, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। करेक्ट? देन नेक्स्ट अजम्पशन आता है आपका
कि आपकी फर्म जो है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाती है, लॉसेस इनकर नहीं होते। ये सब अजम्पशंस के बाद हम जाएंगे एनआई अप्रोच पर। पहले बताइए ये अजम्पशन एकदम क्लियर है सबको? यस। अब बात करते हैं दोस्तों एनआई अप्रोच। आपका जो एनआई अप्रोच है, इस अप्रोच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि सबसे पहले वहां पर भी जनरल अजम्पशन वही लिखे, नो टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ डेट इज केडी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज केई, एंड वहां पर एक अजम्पशन था जिसको हमने रेगुलर बैच में स्टार मार्क किया था, और वो अजम्पशन वो था, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने मेरे से रेगुलर नहीं पढ़ा है, वो अजम्पशन वो था दोस्तों कि आपका डेट का कॉस्ट केडी और आपका इक्विटी का कॉस्ट केई, डेट इक्विटी चेंज करने से चेंज नहीं होता। एट ऑल लेवल ऑफ डेट इक्विटी योर केडी एंड योर केई विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो ऐसे सिनेरियो में जरा मैं डायग्रामेटिकली बताता हूं ये क्या बोलना चाहते हैं आपको। एक्स एक्सिस पे डेट इक्विटी मिक्स है और वाई एक्सिस पर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। नीचे जो केडी है वो कांस्टेंट है, ऊपर जो केई है वो भी कांस्टेंट है। केडी कभी भी नीचे रहेगा बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट कभी भी कम होता है, इक्विटी का कॉस्ट कभी भी ज्यादा होता है। बट इस डायग्राम से ये क्लियर समझ रहा है कि मैं डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन कुछ भी सिलेक्ट कर लूं, मेरा केडी और मेरा केई रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अगर बैंक मुझे कोट कर रहा है 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना भी लोन लूं मैं 9% से ही मिलेगा। अगर इक्विटी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14% का रिटर्न, तो मैं डेट इक्विटी का कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लूं, फिर भी मेरा इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन जो मेरे कंपनी का कॉस्ट है वो 14 ही रहेगा। अंडरस्टूड? तो इस लॉजिक से केडी एंड केई बोथ रिमेन्स कांस्टेंट। अब बात करते हैं क्यू। क्यू कहां से शुरू होगा? केई से, बिकॉज जब आप बोलते हो जीरो, यहां पर डेट जीरो होता है, इसका मतलब इक्विटी 100% होता है। पूरे पैसे कहां से आए? सिर्फ इक्विटी से आए, तो ओवरऑल पैसों का कॉस्ट कितना है? जितना इक्विटी का कॉस्ट है। अब जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ूंगा, आई एम इंक्रीजिंग माई प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड आई एम डिक्रीजिंग द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी। एवरीवन समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे हालात में आपका जो क्यू है कॉन्स्टेंटली नीचे आएगा। आपका जो क्यू है वो क्या होगा? कॉन्स्टेंटली नीचे आएगा। किसकी तरफ? केडी की तरफ। और अगर मैं थियोरेटिकली बात करूं तो आपका बैंक अगर आपको पूरा पैसा दे देता है तो ऑब्वियसली ओवरऑल पैसे का कॉस्ट कितना हो जाएगा? इक्वल टू केडी हो जाएगा। बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई बैंक पूरा पैसा नहीं देता है, इसलिए मैं उसको टच नहीं कर रहा हूं। बट थियोरेटिकली इन क्वेश्चन एनीथिंग कैन हैपन। ओके, तो अब ध्यान से सुनिए, आप जब एमएम अप्रोच या कोई भी अप्रोच सॉल्व करते हो तो उस अप्रोच में आप स्टेप्स कैसे बनाते हो? आपको सबसे मेन प्रैक्टिकल पार्ट सॉल्व करने आना चाहिए। तो स्टेप्स कैसे बनते हैं उसका लॉजिक समझ लो। आपके स्टेप्स बनने का लॉजिक ये होता है कि आप स्टेप्स बनाते वक्त ये देखते हो कि कौन सी चीज कांस्टेंट है। केडी कांस्टेंट है, ऊपर केई कांस्टेंट है, मतलब आपके स्टेप्स में आप ये यूज कर सकते हो, ये गिवन है। और क्या चीज चेंज हो रहा है? केओ चेंज हो रहा है, तो आपको ढूंढना क्या है लास्ट स्टेप में? केओ। और यूज क्या कर सकते हो आप? केडी एंड केई दोनों यूज कर सकते हो। चलिए स्टेप्स बनाते। स्टेप्स फॉर एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच को डूरंड बोलते हैं, डूरंड ने दिया ये अप्रोच, इसको इसलिए बोलते हैं एनआई अप्रोच ऑफ डूरंड। और क्या अप्रोच है ये? पहला स्टेप आएगा आपका EBIT, एवरीवन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर यहां से क्यों शुरुआत होती है? हमारे स्टेप्स की आंसर की शुरुआत यहां से होती है बिकॉज आप आपका डेट इक्विटी जब चेंज करते हो उससे आपका सेल्स से EBIT तक का पार्ट चेंज नहीं होता है। इसका मतलब आपके आंसर की शुरुआत EBIT से होगी, इसलिए मेरा पहला स्टेप आएगा EBIT। दूसरा स्टेप दोस्तों EBT और NI is nothing but EBIT minus interest, everyone, EBIT minus
इंटरेस्ट, ये आया मेरा ईबीटी। एनआई आ चुका है। एनआई किसको बिलोंग करता है? इक्विटी शेयरहोल्डर्स को। तो हम निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या निकालेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसको हम लोग बुलाते हैं सिंबॉलिकली एस इज इक्वल टू एनआई बाई के। ये कैसे हुआ सर? फोर्थ स्टेप से। फोर्थ स्टेप अभी तक आया नहीं है, बट फोर्थ स्टेप जब आएगा तब हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप, एस के अलावा मतलब इक्विटी के अलावा आपकी कंपनी के पास और क्या है? डेट है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट बुला लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को सिंबॉलिकली डी बोलेंगे और उसका फॉर्मूला रहेगा आपका इंटरेस्ट बाय केडी। इंटरेस्ट बाय केडी। ये कहां से आया? इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आया दोस्तों। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? डेट इनटू केडी। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ? केडी ना। तो डेट इनटू केडी गिव्स यू इंटरेस्ट। कैन यू मॉडिफाई दिस फॉर्मूला एंड मेक इट डेट इज इक्वल टू? यस, इट विल बी इंटरेस्ट डिवाइड बाय केडी। करेक्ट। अब जो तुम स्टेप 3 में 4 में कर रहे हो वही सेम चीज स्टेप 3 में कर रहे हो आप। तो स्टेप 4 का लॉजिक जो है वो स्टेप 3 को लगाना है आपको। नीचे आपका डेट है इसलिए डिनोमिनेटर में केडी है, ऊपर आपका इक्विटी है तो डिनोमिनेटर में के ही आना चाहिए। नीचे आपका डेट है, न्यूमरेटर में जो आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट वो आ रहा है। तो ऊपर इक्विटी है, इक्विटी वालों को क्या पे हो रहा है? डिविडेंड पे हो रहा है सर। डिविडेंड क्या हो रहा है? कितना डिविडेंड पे हो रहा है? इक्वल टू एनआई ना, बिकॉज ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो इस केस में आप जो उनको पे कर रहे हो वो उनका एनआई है। तो जैसे आपने इनको पे करने वाला अमाउंट इंटरेस्ट लिया तो उनको पे करने वाला एनआई लिया, इनका कॉस्ट केडी लिया तो उनका कॉस्ट के ही लिया। तो स्टेप 4 का लॉजिक आप स्टेप 3 को लगा रहे हो। तो अब आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेट दोनों आ चुके। फर्म के पास और क्या बचा? कुछ नहीं बचा सर। प्रेफरेंस तो लेना अलाउड भी नहीं है सर। तो इसका मतलब कैन वी से स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 को ऐड करेंगे तो स्टेप 5 वैल्यू ऑफ फर्म वी आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म वी का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, तो सिंबॉलिकली वी बोलते हैं, इज नथिंग बट एस प्लस डी। एवरीवन, एस प्लस डी विल गिव यू वी। क्यों सर? क्योंकि फर्म के पास डेट और इक्विटी को छोड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो डेट और इक्विटी दोनों को ऐड करने से पूरे फर्म का वैल्यू मिल जाएगा। डन सर, बी तक पहुंच चुके। अब आपको निकालना था केओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। केओ, केओ का फॉर्मूला है दोस्तों EBIT बाय V इंटू 100। लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक क्या है इसका? दोनों कैपिटल को डिनोमिनेटर में डालो। दोनों का कॉस्ट चाहिए ना आपको, तो दोनों कैपिटल को डिनोमिनेटर में डालो। दोनों के कॉस्ट को न्यूमरेटर में रखकर इंटू 100 कर दो। इंटू 100 करेंगे बिकॉज परसेंटेज कॉस्ट चाहिए। अब आप बोलिए इक्विटी का कॉस्ट, एस का कॉस्ट क्या होता है? सर इक्विटी वालों को हम देते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है इस केस में? एनआई। एनआई क्या होता है इस केस में? ईबीटी होता है सर। बट ईबीटी को एनआई क्यों बोला सर? क्योंकि टैक्सेस नहीं है और आगे प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है। तो ईबीटी के बाद कुछ पे करना है क्या किसी को? नहीं, पूरा अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स है। तो ऐसे केस में आप ले रहे हो ईबीटी प्लस की जगह प्लस, एंड डेट का कॉस्ट क्या होता है वो न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। डेट का कॉस्ट होता है इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या बन रहा है? न्यूमरेटर देखिए EBIT, डिनोमिनेटर देखिए S प्लस डी मतलब V, और लास्ट में इंटू 100। फॉर्मूला बन गया आपका KO का। एनी डाउट गाइस? एनी डाउट गाइस? सबको समझा है क्या अच्छे से? तो बोलेंगे मुझे एक बार विदाउट देखिए फॉर्मूले स्टेप्स के साथ। पहला स्टेप EBIT क्यू, ऑपरेटिंग पार्ट चेंज नहीं होता। वेरी गुड। सेकंड स्टेप EBT और NI इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट। EBIT माइनस इंटरेस्ट। EBT को आप NI क्यों बुला रहे हो? नो टैक्सेस, नो प्रेफरेंशियस। ठीक है, NI किसको बिलोंग करता है? इक्विटी वालों को। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी S इज इक्वल टू
NI बाय KE क्यू। स्टेप 4 से जानेंगे। स्टेप 4 क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट D इज इक्वल टू इंटरेस्ट बाय KD। कहां से आया फॉर्मूला? इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आया। इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? डेट इनटू KD होता है। इसी को मॉडिफाई किया, ये स्टेप 4 बना। स्टेप 4 का लॉजिक स्टेप 3 पे लगाया। करेक्ट। स्टेप 3 में क्या आ गया? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। स्टेप 4 में क्या आया? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म डेट। तो स्टेप 5 में क्या आएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। V इज इक्वल टू S प्लस डी हो जाएगा। S प्लस डी हो जाएगा। एक बार S प्लस डी V आ गया तो बस स्टेप 1 और स्टेप 5 दोनों को डिवाइड करके आंसर। लॉजिक क्या है? EBIT बाई V इंटू 100 का लॉजिक है। V इज नथिंग बट S प्लस डी। दोनों कैपिटल के पैसों को हमने डिनोमिनेटर में डाला और दोनों के कॉस्ट को अपन ने न्यूमरेटर में डाला। S का कॉस्ट होता है NI मतलब EBT। डेट का कॉस्ट होता है इंटरेस्ट मतलब I। तो EBT प्लस I गिव्स यू EBIT, S प्लस D गिव्स यू V। फॉर्मूला बन गया EBIT बाई V इंटू 100। एकदम क्लियर है? कोई डाउट है? दिस इज कॉल्ड एज NI अप्रोच ऑफ डूरंड। नाउ कमिंग टू सेकेंड अप्रोच विच इज कॉल्ड एज NOI अप्रोच। सेकेंड अप्रोच का नाम है दोस्तों NOI अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। NOI अप्रोच क्या लॉजिक है इस NOI का? अभी डायरेक्टली मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। अजम्पशन क्या बोलता है? अजम्पशंस बोलते हैं कि नीचे KD जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ऊपर KO कांस्टेंट रहेगा। एंड जैसे जैसे डेट बढ़ाओगे, एक्स एक्सिस पर आगे जा रहे हो तो क्या कर रहे हो? डेट बढ़ाकर इक्विटी को कम कर रहे हो, क्योंकि जीरो लेवल पे तो डेट कितना है? जीरो। इक्विटी कितना है? 100% है। तो जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ रहे हो, डेट को बढ़ाकर इक्विटी को कम कर रहे हो, वैसे वैसे आपका KE जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका KE जो है वो क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों बढ़ेगा सर मगर KE बढ़ेगा बेटा क्योंकि तेरे कंपनी में तू डेट ऐड कर रहा है। डेट इज अ फाइनेंशियल रिस्क आइटम। डेट के साथ क्या आता है? फाइनेंशियल रिस्क आता है। इक्विटी शेयरहोल्डर्स को लग रहा है कंपनी का रिस्क बढ़ रहा है। एंड दुनिया का रूल क्या है? जितना रिस्क बढ़ेगा रिटर्न्स उतना बढ़ना चाहिए। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। इक्विटी शेयरहोल्डर्स बोलते हैं बॉस कंपनी अगर रिस्की बन रहा है तो मुझे कंपनी से रिटर्न्स भी ज्यादा चाहिए। तो फिर KE बढ़ेगा। समझ में आया? इसलिए KE बढ़ेगा। अब अगर KE बढ़ रहा है तो मुझे KE को कैसे लिखना चाहिए? रेड में, ऑल ऑफ यू, क्योंकि वही तो ढूंढना है ना अपने को। यस और नो? और गिवन क्या रहेगा? KD एंड KO। तो अब आपके स्टेप्स में आप किसको यूज कर पाओगे? KD एंड KO। और ढूंढोगे क्या? KE। लास्ट स्टेप शुड बी फाइंडिंग KE। चलो बनाते हैं स्टेप्स। पहले वाले के स्टेप्स लिख दिए आपने? NOI अप्रोच के स्टेप्स में पहला स्टेप EBIT, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप EBT और NI इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट। EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT और NI। देन थर्ड स्टेप भी सेम ही रखते हैं क्या? NI बाय KE इज इक्वल टू S। KE नहीं है मेरे पास, मैं कैसे बनाऊंगा? KE नहीं है, क्या नहीं निकल सकता? KE नहीं है तो S नहीं निकल सकता, मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं निकल सकता। KE नहीं है तेरे पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं आ सकता। बट तेरे पास KO है ना, तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। KE वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा बट नहीं है। KO वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लेते डायरेक्टली। वैल्यू ऑफ फर्म V इज इक्वल टू EBIT बाय KO। कहां से आया ये लॉजिक? पिछले थ्योरी का स्टेप नंबर 6 रिकॉल करो।
क्या था दोस्तों? KO इज इक्वल टू EBIT बाई V इंटू 100। एवरीवन, तो फिर उसी को मॉडिफाई करके फॉर्मूला बन गया आपका V इज इक्वल टू EBIT बाई KO। सर वो इंटू 100 वो KO के परसेंटेज में एडजस्ट हो गया दोस्तों, समझे? तो ये आ गया वैल्यू ऑफ फर्म V। अब जैसे वैल्यू ऑफ फर्म V निकाला वैसे ही वैल्यू ऑफ डेट D निकल सकता है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट D कैसे आएगा दोस्तों बताइए? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय KD कर जैसे पहले लिखा था वैसे ही सेम लॉजिक। क्या था इसका याद है ना? डेट इंटू KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट, उसी को मॉडिफाई किया और डेट बना दिया। एवरीवन समझ में आ रहा है? यस। अब आपके थर्ड स्टेप में क्या आ रहा है? पूरे फर्म का वैल्यू आ रहा है। और आपके फोर्थ स्टेप में क्या है? सिर्फ डेट का वैल्यू है। पूरे फर्म के वैल्यू में से अगर मैंने डेट का वैल्यू निकाल दिया तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। तो फिर हम बोलेंगे फिफ्थ स्टेप, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसको सिंबॉलिकली हम एस बुलाएंगे, विल बी नथिंग बट P माइनस डी। एवरीवन, P माइनस डी, वैल्यू ऑफ इक्विटी एस इज इक्वल टू P माइनस डी। सर क्यों सर? बिकॉज V इज इक्वल टू एस प्लस डी। आर यू वेरी क्लियर? तो आपके सभी स्टेप्स आ गए। अब लास्ट स्टेप बचा है दोस्तों, आपने इक्विटी का वैल्यू निकाल लिया, अब उसका कॉस्ट निकालना है। इक्विटी का वैल्यू आ चुका है, अब उसका कॉस्ट इजीली आ जाएगा। उसका कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? NI डिवाइडेड बाय S इंटू 100। कहां से आया ये फॉर्मूला? S इज इक्वल टू, याद है क्या पिछले थ्योरी का थर्ड स्टेप? S इज इक्वल टू क्या था? NI डिवाइडेड बाय K ही था। एवरीवन, तो फिर उसी को मॉडिफाई करके इंटू 100 कर दिया क्योंकि चाहिए था। आपका फॉर्मूला आ गया K इज इक्वल टू NI बाय S इंटू 100। एक बार विदाउट देखे सब लोग, रेडी हो? बोलिए। फर्स्ट स्टेप नो चेंज EBIT, सेकेंड स्टेप नो चेंज EBT और NI इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट। थर्ड स्टेप चेंज, K ही नहीं है, वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं आ सकता, KO है, वैल्यू ऑफ फर्म आएगा। वैल्यू ऑफ फर्म V इज इक्वल टू EBIT बाय KO। फोर्थ स्टेप सेम, डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट बाय KD। थर्ड स्टेप में क्या आया? पूरे फर्म का वैल्यू। फोर्थ स्टेप में क्या आया? डेट का वैल्यू। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे? इक्विटी का वैल्यू। इक्विटी का वैल्यू इज इक्वल टू S इज इक्वल टू V माइनस D, बिकॉज V इज इक्वल टू S प्लस D। V इज इक्वल टू S प्लस D। एंड लास्ट स्टेप अभी K इज इक्वल टू, फिफ्थ स्टेप में क्या आया था? S आया था सर। S क्या था? वैल्यू ऑफ इक्विटी था। तो फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे आएगा? NI बाय S इंटू 100 करके आएगा। पिछले थ्योरी का थर्ड स्टेप था S इज इक्वल टू NI बाय K इज इक्वल टू S, उसी को मॉडिफाई करके K इज इक्वल टू कर दिया। आर यू वेरी क्लियर? तो ये कौन सा अप्रोच था? NOI अप्रोच। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस अप्रोच? नाउ इसके बाद जाते हैं हम इसी के एक्सटेंडेड वर्जन पर। इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या है? रिफाइनमेंट ऑफ NOI अप्रोच क्या है? MM अप्रोच। द नेक्स्ट अप्रोच वी विल राइट MM अप्रोच। पहले लिखिए विदाउट टैक्स। विदाउट टैक्स, इनके प्रपोजिशंस भैया दो प्रपोजिशंस। पहला प्रपोजिशन इनका क्या बोलता है? फर्स्ट प्रपोजिशन इनका बोलता है कि अगर दो फर्म्स होमोजेनस रिस्क क्लास में है, तब क्या सर? सेम कैपिटल एम्प्लॉयड है और सेम EBIT है, तो अकॉर्डिंग टू MM अप्रोच उन दो फर्म्स का मार्केट प्राइस पर शेयर भी सेम होना चाहिए। क्या बोला? बोलो। इफ टू फर्म्स बिलोंग्स टू होमोजेनस रिस्क क्लास, मतलब उनका EBIT सेम, उनका कैपिटल एम्प्लॉयड सेम, तो ऐसे सिनेरियो में उनका मार्केट प्राइस पर शेयर भी सेम होना चाहिए। ऐसा प्रोपोजिशन 1 बोलता है।
प्रपोजिशन 2 बोलता है अगर कोई मोमेंट पर वो सेम नहीं है तो मार्केट में शुरू हो जाएगी एक हलचल, जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज प्रोसेस, मतलब बाइंग एंड सेलिंग, और उससे वो सेम हो। पहले दो प्रपोजिशन लिखते हैं। इफ टू फर्म्स बिलोंग्स टू सेम रिस्क क्लास, टू ब्रैकेट PBIT same and capital employed also same. What is capital employed by the way? Debt plus equity, मतलब सभी लॉन्ग टर्म सोर्सेस का टोटल, पूरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एक आइटम को छोड़ा तो करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को क्यों छोड़ना है? शॉर्ट टर्म है वो, बाकी सब तो लॉन्ग टर्म है। डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस जो भी हो, पैसा कहीं से भी आओ, आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है वो। तो दो कंपनीज का कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, उनका EBIT भी सेम है, तो उनका रिस्क क्लास सेम है। एंड वो बोला है वहां पे, बोलते वो लोग, इफ टू फर्म्स बिलोंग्स टू सेम रिस्क क्लास देन मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज market price per share of both the companies should be same। मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होना चाहिए? दोनों कंपनी का सेम होना चाहिए। अगर कोई मोमेंट पर वो सेम नहीं, मार्केट में बाइंग सेलिंग शुरू हो जाएगा, जिसको ये लोग बुलाते हैं आर्बिट्रेज। तो नीचे लिखेंगे इफ फॉर एनी मोमेंट it is not same, comma, if for any moment it is not same, comma, arbitrage process bracket buying and selling, buying and selling will make it। अगर कोई मोमेंट पर वो सेम नहीं है तो मार्केट में शुरू हो जाएगा बाइंग एंड सेलिंग, जिसकी वजह से वो इक्वल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसका, ये तो खैर इसका लॉजिक हो गया, बट अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? एमएम अप्रोच के क्वेश्चन में दो कंपनी का डेटा दिया रहता है, या तो वो लेवर्ड अनलेवर्ड रहेगा या तो अनलेवर्ड लेवर्ड रहेगा। ठीक है, जनरली जो होता है मैं वो बताता हूँ आपको, लेवर्ड अनलेवर्ड। आप कहाँ होल्ड कर रहे थे? लेवर्ड में। आप कहाँ स्विच होने वाले हो? अनलेवर्ड में। जनरली ये क्वेश्चन, ठीक है। तो लेवर्ड फर्म में आपका होल्डिंग था और आप स्विच होने वाले थे अनलेवर्ड में, तो ये पूछते आपको कि लेवर्ड फर्म का वैल्यू ये लोग ज्यादा देते हैं एक्चुअली, इक्विटी का वैल्यू यहां पर क्या होता है? ज्यादा होता है, और यहाँ का वैल्यू क्या होता है? कम होता है, जबकि होना चाहिए इक्वल। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो मार्केट में क्या होगा? लेवर्ड फर्म को लोग बेचेंगे, अनलेवर्ड को बाय करेंगे। लेवर्ड को बेचेंगे, लेवर्ड नीचे आएगा, अनलेवर्ड को बाय करेंगे, अनलेवर्ड ऊपर जाएगा, और ये दोनों सेम हो जाएंगे। बट ये तब होगा जब एक इन्वेस्टर लेवर्ड से अनलेवर्ड स्विच होगा, लेवर्ड से अनलेवर्ड स्विच होगा, और वो तभी होगा इन्वेस्टर जब इन्वेस्टर को फायदा होगा। इन्वेस्टर को फायदा होगा, इन्वेस्टर को फायदा होगा नहीं होगा कैसे डिसाइड करते हैं? सबसे पहले आप एक काम करते हो, ऐसे क्वेश्चंस में दोनों कंपनी का NI निकालते हो। क्या करते हो बोलो? मैं आपको स्टेप लिख के दूं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी रहे आप कैसे सॉल्व करते हो स्टेप्स। ऐसे कोई ऑफिशियल स्टेप्स नहीं है, अपन ऐसे डिस्कस करके लिख रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेप है कैलकुलेट कंप्यूट NI ऑफ बोथ कंपनीज। कंप्यूट NI ऑफ बोथ कंपनीज। अगर मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं दिया रहेगा तो कंप्यूट S
of both companies. What is S? Value of equity S is equal to NI by K. इसका मतलब क्वेश्चन में K तो गिवन रहेगा एटलीस्ट. बस आप S निकाल लोगे एक बार S आ गया तो फिर इसके बाद आपको पता चल जाता है कि आप शेयर्स बेचने से आपको कितना पैसा मिलता है. व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एस? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक है, तो अब आप बोलिए कि जितने शेयर्स मेरे पास है अगर 10% है तो इस एस का 10% मुझे मिलना चाहिए फ्रॉम सेल ऑफ शेयर. तो फिर मैं बोलूंगा अज्यूम, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूं, अज्यूम वी होल्ड कितना 10%. क्वेश्चन में अगर 15 दिया तो ऑब्वियसली 15 लेना पड़ेगा तुझे. अज्यूम वी होल्ड 10% इन विच फर्म? लेवर्ड फर्म. बाय द वे लेवर्ड फर्म कौन सी होती है मालूम है ना? ऐसी फर्म जिसमें डेट है. ठीक है, जिसमें डेट है. तो अज्यूम वी होल्ड 10% इन लेवर्ड फर्म. तो देयरफॉर amount received by sale of shares will be nothing but जितना भी S आया है उसका 10%. S का 10% ये आ गया आपके पास अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ शेयर्स. अब क्योंकि तुम कहां से कहां स्विच हो रहे हो, लेवर्ड से अनलेवर्ड स्विच हो रहे हो, लिख दो वैसे एरो कर. लेवर्ड से आप अनलेवर्ड स्विच हो रहे हो. अनलेवर्ड में डेट है क्या? नहीं है. लेवर्ड में था क्या? यस. अब क्या करेंगे? पर्सनली बोरो कर जाओ. पर्सनली बोरो कर जब तुम दूसरी कंपनी में जाओगे तो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में बाय डिफॉल्ट वो रिस्क आ जाएगा और जो रिस्क चाहिए था अपने. तो अपन बोलेंगे ऐड पर्सनल बोरिंग. और कितना बोरो करेंगे? डेट ऑफ विच फर्म? डेट ऑफ लेवर्ड का कितना परसेंट? मेरे एग्जांपल में 10%. यस, मेरे एग्जांपल में 10%. तो जितना भी लेवर्ड का डेट था उसका 10% अपन पर्सनली बोरो करेंगे. एंड ये जो अमाउंट थे दोनों इनको ऐड करके ये जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट अवेलेबल है अपने पास अभी. अब इससे हम क्या करेंगे? ये अमाउंट अवेलेबल हो गया. अब अपने पास दो रास्ते, इस अमाउंट को पूरा लगा दो दूसरी कंपनी में, या तो दूसरी कंपनी का मतलब अनलेवर्ड का 10% बाय करो और आपके पास बचता है सरप्लस कैश. आपके पास बचता है सरप्लस कैश. तो माइनस करेंगे, अपन बोलेंगे 10% ऑफ विच फर्म? अनलेवर्ड फर्म. तो अनलेवर्ड फर्म का एस लेने का, एस ऑफ अनलेवर्ड फर्म और उसका 10%. अब ये जाने के बाद ये जो बचा को बुलाते हैं सरप्लस कैश. क्या बुलाते हैं? सरप्लस कैश. याद आया? एंड देन फाइनली व्हाट वी डू, एक स्टेटमेंट बनता है जिसमें पोजीशन बिफोर स्विचिंग एंड पोजीशन आफ्टर स्विचिंग देखा जाता है. तो लास्ट स्टेप विल बी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर स्विचिंग देखा जाता है. वो बिफोर स्विचिंग अपन एल में थे, आफ्टर स्विचिंग अनलेवर्ड में. ये कहां थे हम लोग? बिफोर स्विचिंग. ये कहां चले गए? आफ्टर स्विचिंग. तो हम सबसे पहले लेते हैं डिविडेंड रिसीवेबल. एनआई का 10%. एनआई का 10% विल बी योर डिविडेंड रिसीवेबल. डू यू अग्री? सर एनआई का क्यों ले रहे 10%? बिकॉज ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. तो ये जो एस लेवर्ड फर्म हो या अनलेवर्ड फर्म हो अपना एनआई पूरा बांट रहा है. तुम्हारे पास उस एनआई का कितना परसेंट है? 10% होल्डिंग है ना. मतलब तुम उस पूरी कंपनी के 10% ओनर हो मेरे एग्जांपल में. तो ऑब्वियसली उस एनआई का 10% डिविडेंड तुमको मिलना चाहिए.
तो फिर 10% ऑफ एनआई निकालेंगे और ये डिविडेंड रिसीवेबल आ जाएगा दोनों कंपनी। माइनस करेंगे पर्सनल बोरिंग का इंटरेस्ट, और वो कहां आएगा? आफ्टर स्विच। फिर क्या मिलेगा मुझे? नेट अर्निंग्स अवेलेबल। एंड आपको पता है खासियत, नेट अर्निंग अवेलेबल जितना इधर आएगा उतना ही सेम इधर आएगा, दोनों जगह सेम आता है। विल यू स्विच? अगर अर्निंग अवेलेबल सेम है, विल यू स्विच? यस, ड्यू टू सरप्लस, ड्यू टू सर। इसमें एक वैरायटी आता है, इसमें बोलते हैं कि शो इंक्रीज इन अर्निंग ड्यू टू स्विचिंग। क्या वर्ड यूज किया? शो इंक्रीज इन अर्निंग ड्यू टू स्विचिंग। उस वक्त सरप्लस कैश नहीं निकालते, उस वक्त वो जो अमाउंट अवेलेबल था ना, वो पूरा दूसरी कंपनी में लगा देते। ये अमाउंट पूरा का पूरा दूसरी कंपनी में लग जाता है, और उससे हम क्या करते हैं? परसेंटेज होल्डिंग निकालते हैं दूसरी कंपनी का। पता है ना वो बात? उस केस में कैसे निकालते हैं परसेंटेज होल्डिंग? और ये टिक इधर नहीं आना चाहिए। ये अमाउंट अवेलेबल, ये अमाउंट अवेलेबल जितना था ना, ये पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो परसेंटेज होल्डिंग कैसे आएगा? अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ दूसरा फर्म। कौन सा? लेवर्ड वाला। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके लिए, और परसेंटेज होल्डिंग इफ एंटायर अमाउंट इज इन्वेस्टेड। बोलिए क्या होगा फिर? तो मैं ए बुलाऊं, बुलाऊं तो डी था, सरप्लस कैश के लिए आपने सी माइनस डी किया, बराबर है। अमाउंट अवेलेबल के आपने ए और बी ऐड किया, ठीक है। अब सरप्लस कैश अगर नहीं निकालना है तो क्या करना है? तो परसेंटेज होल्डिंग निकालना है। परसेंटेज होल्डिंग इफ एंटायर अमाउंट इज इन्वेस्टेड, तो ऐसे केस में अपन बोलेंगे सी डिवाइडेड बाय एस ऑफ लेवर्ड नहीं, अनलेवर्ड फॉर्म, एस ऑफ अनलेवर्ड फर्म, और लास्ट में इनटू 100। ये आ गया आपका परसेंटेज। समझे कि नहीं सब लोग? ये तभी समझेगा जब आप होम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको ये स्टेप समझे। और जैसे ही आपको परसेंटेज होल्डिंग इधर आ गया, तो फिर ऐसे केस में बिफोर स्विचिंग आफ्टर स्विचिंग, बिफोर स्विचिंग परसेंटेज होल्डिंग शायद 10 रहेगा, बट आफ्टर स्विचिंग 10 नहीं रहेगा। आफ्टर स्विचिंग परसेंटेज होल्डिंग ये वाला जो है वो एनआई पे लगेगा। तो ऐसे केस में इधर वाला डिविडेंड रिसीवेबल कैसे आएगा? तो मैं एफ बुलाता हूं, ऊपर वाला एफ तुम्हें परसेंटेज होल्डिंग दे रहा है, बराबर। एफ इन परसेंटेज होल्डिंग इन एफ पार्ट आएगा ना, अपन बोलेंगे एनआई इनटू परसेंटेज होल्डिंग। एंड परसेंटेज होल्डिंग कहां मिलेगा? एज इन, समझा कि नहीं? एनआई उस अनलेवर्ड फर्म का, उसका इनटू परसेंटेज होल्डिंग करने का। परसेंटेज होल्डिंग कहां से आएगा आपको? स्विचिंग के बाद आपको कितना परसेंट मिला ये कहां से समझेगा? आपको ऊपर वाले स्टेप एफ से। सपोज ऊपर वाले स्टेप एफ में एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, 12% आएगा, तो इधर भी एनआई का कितना परसेंट लोगे आप? 12। समझे? और इस तरीके से आपका डिविडेंड रिसीवेबल आता है। और आपको पता है उस केस में खासियत क्या है? उस केस में इधर सॉल्व करने के बाद इधर का जो अर्निंग है ना, मोर अर्निंग आता है। सेम अर्निंग नहीं आता है, मोर अर्निंग आता है। समझे क्या? जो बिफोर स्विचिंग था अर्निंग, वो आफ्टर स्विचिंग अर्निंग बढ़ जाएगा। कब? एंटायर अमाउंट स्विच होने के बाद। तो पहले वाला क्या था सर? सरप्लस कैश। दो मेथड होते हैं आपको एमएम अप्रोच, एक होता है सरप्लस कैश और एक होता है एंटायर अमाउंट स्विच कर कर आप इंक्रीज इन अर्निंग दिखाते हो।
तो ये यहाँ पर इंक्रीज इन अर्निंग आएगा। फिर अब इसके बेसिस पर आप क्या करोगे, क्वेश्चन डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये 4 क्वेश्चन एमएम अप्रोच पर है, ये चारों को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, जिनके पास मेरा क्वेश्चन नहीं है डोंट वरी, आप डायरेक्टली आईसीआई का मॉड्यूल ओपन कीजिए स्टडी मैट, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एमएम अप्रोच पर, डोंट वरी एट ऑल। समझ गए? तो ये था आपका एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच के अंदर लेवर्ड से अनलेवर्ड जैसे आप जा रहे हो, वैसे अनलेवर्ड से लेवर्ड भी जा सकते हैं। अगर आप अनलेवर्ड से लेवर्ड जा रहे हो, सोचिए क्या होगा, इधर से इधर जा रहे हो, क्या करोगे आप? ऑलरेडी जिस कंपनी में आप थे उधर डेट नहीं था, मगर जिधर जा रहे हो उधर डेट है, मतलब उधर रिस्क है। तो उधर का रिस्क को मिटिगेट करना है, आपको कैंसिल करना है, नलिफाई करना है। तो आप एक काम करो, पर्सनल बोरो मत करना, नहीं तो डबल रिस्क हो जाएगा। ऑलरेडी उधर रिस्क है और तुम और पर्सनल बोरो करोगे तो डबल रिस्क हो जाएगा। उस केस में हम पर्सनल बोरो नहीं करते, हम लेंड करते हैं। हम उस कंपनी में जहां जा रहे उस लेवर्ड फर्म में हम सिर्फ शेयर्स नहीं खरीदते, शेयर्स के साथ साथ डिबेंचर्स भी खरीद लेते। तो हमको इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो डिविडेंड भी रिसीव होता है, इंटरेस्ट भी रिसीव होता है। इस डिस्कशन के बेसिस पर मेरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 6, 7, 8, 9 में सब सिनेरियो कवर किया मैंने, और उसके बेसिस पर आप डिस्कशन वीडियो देखिए, आपको सब। 10 ये था आपका एमएम। चौथा अप्रोच की बात करेंगे। फोर्थ अप्रोच का नाम क्या है? ट्रेडिशनल। बट ट्रेडिशनल जाने के पहले एमएम अप्रोच विथ टैक्स भी देख लेते हैं एक बार, और जगह है अपने पास। एमएम अप्रोच विथ टैक्स। एमएम अप्रोच विथ टैक्स में बोला गया है वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। इनके मुताबिक कौन सी फर्म का वैल्यू ज्यादा होगा, लेवर्ड या अनलेवर्ड? बोलिए, लेवर्ड या अनलेवर्ड? लेवर्ड फर्म का वैल्यू ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा सर? क्योंकि लेवर्ड फर्म एवरी ईयर पे कर रहा है इंटरेस्ट, एवरी ईयर पीएनएल डेबिट हो रहा है इंटरेस्ट, एवरी ईयर का नेट प्रॉफिट घट रहा है, और एवरी ईयर टैक्स बच रहा है। तो फिर वो तो टैक्स फ्यूचर में बचेगा। तुम वैल्यू तो आज निकाल रहे हो, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा उस फ्यूचर में बचने वाले टैक्स का, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, डेट इनटू टैक्स रेट। बोलो फॉर्मूला क्या है? डेट इनटू टैक्स रेट। रेगुलर बैच में अपन ने इसको भी डिराइव किया था, याद होगा तो आपको। हर फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, और इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म विल बी नथिंग बट वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। एवरीबॉडी समझ में आया क्या? कोई डाउट है तो बताइए, बोलिए समझा है क्या अच्छे से? एमएम अप्रोच विथ टैक्स। एमएम अप्रोच विथ टैक्स में एक केई का भी फॉर्मूला है दोस्तों, देख लीजिए। ये फॉर्मूला 1 है, 2, दो फॉर्मूलेस। केई का फॉर्मूला जो है वो बोलता है केओ प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस केओ माइनस केडी इनटू डेट बाय इक्विटी। डेट बाय इक्विटी। अब ये फास्ट ट्रैक बैच है, मैं वापस समझाने का टाइम नहीं है, बट ये ध्यान से सुनिए। ये एमएम अप्रोच विथ टैक्स का फॉर्मूला है, केई का। ये फॉर्मूला यूज कर कर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। हमारे पिछले टेस्ट सीरीज में, मतलब टीएस एकेडमी के टेस्ट सीरीज में, हमने एक क्वेश्चन पूछा था एमएम अप्रोच पर। अब भी लेटेस्ट 50% टेस्ट फॉर्मूले पर, ये वाला फॉर्मूला, सेकेंड वाला, के इज इक्वल टू केओ प्लस केओ माइनस केडी इंटू डेट बाय इक्विटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका केई का बनता है। तो गाइस एमएम अप्रोच के कितने फॉर्मूलेज याद रखने हैं आपको विथ टैक्स? दो, एक वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म एंड दूसरा
KE, वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट. KE इज इक्वल टू KO प्लस KO माइनस KD इनटू डेट बाय इक्विटी. अब आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल अप्रोच आपको याद है यस May 24 टेस्ट सीरीज में, यस अनिकेत, अभी May 24 के टेस्ट सीरीज में हमने जस्ट 6 दिन पहले एग्जाम खत्म हुआ 24 को, उस दिन 25 या 24 एग्जाम खत्म हुआ, उस दिन हमने ये क्वेश्चन, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, आपको बस वो फॉर्मूला याद रखना है KE का. चलिए ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है, फॉर्मूला डायग्राम देखिए आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा. डेट इक्विटी का मिक्स, डेट 0%, इक्विटी 100%, यहां पर आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नीचे केडी कांस्टेंट है बट एक लेवल तक, बैंक आपको एक लिमिट तक लोन देने में कंफर्टेबल रहेगा, उस लिमिट के आगे अगर तुम डेट बढ़ाते जा रहे हो, इक्विटी के अमाउंट को, खुद के पैसों को कम 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 कर रहे हो, बैंक बोलेगा भाई पूरा बंधन धंधा क्या हमारे पैसों पर करोगे, कल जाकर कंपनी डूबेगा तो बैंक डूब जाएगा, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा. तो ऐसे केस में बैंक बोलता है अब इसके आगे लोन नहीं. आप बोलते हो नहीं नहीं दे दो, अगर लोन और चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, क्योंकि बैंक का रिस्क बढ़ रहा है तो बैंक का रिटर्न बढ़ना चाहिए. बैंक का रिटर्न क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर आपका केडी क्या होगा, बढ़ेगा. इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक एक लेवल तक केडी कांस्टेंट है, उसके बाद केडी राइजिंग है, और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच आपका केई जो है वो तो राइजिंग रहेगा ही रहेगा. वही सेम रीजन जो अभी एनओआई ने बोला था, एनओआई ने क्या बोला था, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, इक्विटी इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ते हैं, इसलिए केई बढ़ता है. अब ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है एक काम करो, इस थ्योरी को 3 पार्ट में डिवाइड करो, फेज 1, फेज 2, फेज 1 अच्छे से देखो, नीचे केडी कांस्टेंट, ऊपर केई कांस्टेंट, कैसा कैसा लग रहा है, यस एनआई अप्रोच जैसा है. फेज 1 जो है वो एनआई अप्रोच जैसे है. अब सिर्फ फेज 2 देखोगे अगर अच्छे से, तो नीचे केडी कांस्टेंट, ऊपर केई कांस्टेंट, कौन सा अप्रोच है, एनओआई अप्रोच. समझे कि नहीं, एनओआई अप्रोच में ही तो हुआ था. अब आपका क्यों फर्स्ट स्टेज में तो नीचे आना चाहिए, क्यों नीचे आएगा सर, नया अप्रोच, क्यों नीचे 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 आता है. सेकेंड स्टेज में अब ये नीचे आने वाला अमाउंट अचानक से ऐसा कांस्टेंट हो जाएगा क्या, फॉलिंग अचानक से कांस्टेंट, पॉसिबल ही नहीं है. आपका फॉलिंग इंपैक्ट कंटिन्यू रहेगा, एक लिमिट तक नीचे जाएगा और फिर बाद में राइजिंग होगा. वो जो एनआई है, ये जो केओ है आपका, वो ऐसा नीचे जाके ऊपर जाएगा. तो सर कांस्टेंट कहाँ रहा, सिर्फ कांस्टेंट है बिकॉज स्टार्ट ऑफ द स्टेज में जितना केओ था उतना ही एंड ऑफ द स्टेज, ऐसा कांस्टेंट है. सर वो नीचे क्यों जाएगा सर, बिकॉज अभी भी डेट सस्ता है इसलिए फायदा हो रहा है. बट फिर ऊपर क्यों बढ़ेगा सर, क्योंकि ऊपर के ही बढ़ना चालू हो गया. समझ में आ रहा है क्या, जैसे जैसे ऊपर के ही बढ़ रहा है तो नीचे का क्यों बढ़ेगा. क्यों अलग चीज छोड़ना है, क्यों इज कॉम्बिनेशन ऑफ के एंड के डी. एंड थर्ड स्टेज में तो ऑब्वियसली आपका क्यों बढ़ेगा. क्यों आपका किसकी तरफ बढ़ रहा है, केई की तरफ, बिकॉज केई जो है इक्विटी इन्वेस्टर्स का कॉस्ट है, और इक्विटी इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन बहुत फास्ट बढ़ते हैं. याद रखिए डेट वाले के इन्वेस्टर्स तो भी कम रेट से बढ़ेंगे, मगर इक्विटी इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन बहुत फास्ट बढ़ते हैं, इसलिए आपका केओ जो है उसमें ज्यादा इंपैक्ट किसका आएगा, केई का आएगा, इसलिए आपका केओ केई के नजदीक जाएगा. अंडरस्टूड. ट्रेडिशनल अप्रोच के तक डरने की जरूरत ही नहीं है, ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ जनरली पूछते ही नहीं, क्योंकि तीनों चीजें चेंज हो रही है, देंगे क्या और पूछेंगे. समझे.
तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर कुछ दिया भी रहेगा तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग फिगर्स दिए रहेंगे, बस आपको मल्टीप्लाई कर नंबर्स निकालना होगा। अलग अलग लेवल पर अलग अलग नंबर्स दिए रहेंगे, के डी के ई सबके, और आपको बस कैलकुलेशन करके अलग अलग नंबर्स निकालने पड़ेंगे। मतलब नॉर्मल जैसे आपका केओ कैसे निकलता है, बोलो केओ कैसे निकलता है? डेट इंटू केडी प्लस इक्विटी इंटू, बिल्कुल सही है। व्हाट इज डेट? प्रपोर्शन ऑफ डेट। व्हाट इज इक्विटी? प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन नॉर्मल चलेंगे। जो दिया रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, डोंट वरी एट ऑल। ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो क्वेश्चन में, सॉरी की, बराबर है अभी, डेट इंटू केडी इक्विटी इंटू के। सही है दोस्तों, ये आपका क्यू का फॉर्मूला है। तो ऐसे ही कुछ कैलकुलेशंस अलग अलग लेवल पे डेट इक्विटी के दिए रहेंगे आपको। अब आपको अगर इक्विटी का वैल्यू दिया रहेगा एस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एस माइनस डी कर क्या निकलेगा? एस माइनस, सॉरी डी, डी माइनस एस करेंगे तो क्या मिलेगा? डी माइनस एस करेंगे तो डी मिलेगा। अगर डी की वैल्यू दी रहेगी तो बी माइनस डी कर, वो तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ना, जो जो दिया रहेगा, जो जो पूछा रहेगा। बट एक बात याद रखिए, इस सिनेरियो से क्लियरली समझ रहा है, तीनों चीजें चेंज हो रही है, तो आपको वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग नंबर्स देकर कैलकुलेशन। इसीलिए ट्रेडिशनल थ्योरी का, ट्रेडिशनल अप्रोच के कोई स्टेप्स नहीं होते। अंडरस्टूड? यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है दोस्तों, हमारे टारगेट का। थ्योरीज कवर कर लिए, 4 थ्योरीज कवर की हमने, एनआई, एनवाई, एमएम, ट्रेडिशनल। अब आते कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चंस के गोल्डन रूल्स पर। गोल्डन रूल्स क्या है दोस्तों, याद है क्या आपके? कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चंस मतलब एक्सपांशन वाले क्वेश्चंस। इनके लिए गोल्डन रूल्स, 3 गोल्डन रूल रहेंगे। पहला गोल्डन रूल जो है वो बोलता है, ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कीजिए, ऐसे प्लान को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपका मार्केट प्राइस पर शेयर सबसे ज्यादा है। क्यों सर? व्हाट इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? इंक्रीजिंग वैल्यू पर शेयर। तो फिर यहां पर हम बोलेंगे गोल्डन रूल नंबर 1 क्या है? एमपीएस शुड बी हाई, वेयर एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पी रेशियो। ऑल ऑफ यू, पी रेशियो का फॉर्मूला मॉडिफाई किया अपन ने, एंड ईपीएस इंटू पी रेशियो कर एमपीएस आएगा। अलग अलग प्लान में इसका मतलब आपको सबसे पहले ईपीएस निकालना है और गिवन पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर आपका एमपीएस पर आना है। अलग अलग 3 प्लान है, सपोज तीनों प्लान में आप ईपीएस निकालोगे, तीनों प्लान के आपको पी रेशियो दिए रहेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, तीनों प्लान का एमपीएस आएगा। जिस प्लान का एमपीएस सबसे ज्यादा है आप उसको, समझ में आई बात? बट दोस्तों इसके लिए आपको क्या दिया रहना चाहिए? पी रेशियो। अगर क्वेश्चन में पी रेशियो नहीं दिया रहेगा तो ईपीएस ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब गोल्डन रूल नंबर 2 कब फॉलो होगा? जब 1 फेल हो जाएगा। 1 कब फेल होगा? जब पी रेशियो नहीं दिया रहेगा तब। तब आप बोलोगे वेर ईपीएस इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? एनआई अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी। यस गाइस। और ऐसे केस में उस प्लान को हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा ईपीएस सबसे ज्यादा है। और लास्टली, अगर गोल्डन रूल नंबर 2 भी फेल हो रहा है क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं है, मगर एनआई तक तो आप पहुंच ही रहे हो, तो एक काम करो, एनआई को इक्विटी से कंपेयर करो, मतलब क्या निकालो? आरओई निकालो। एक नया फॉर्मूला आपके लिए, आरओई ज्यादा रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे। आरओई का लॉन्ग फॉर्म क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। तो मैंने आपको कल बताया था कोई भी रिटर्न का फॉर्मूले का लॉजिक क्या होता है? जिस चीज का तुम रिटर्न निकाल रहे हो उसको तुमने डिनोमिनेटर में रखना चाहिए। तो बोलो डिनोमिनेटर क्या आएगा? टोटल इक्विटी आएगा,
लास्ट में क्या होगा, इंटू 100 होगा एवरीवन। एंड इक्विटी वालों को क्या रिटर्न मिलता है वो न्यूमरेटर में आना चाहिए, वो है एनआई। फॉर्मूला क्या बन रहा है, एनआई अपॉन इक्विटी इंटू 100। दोस्तों यही तो अपन ने एनआई अपॉन एस इंटू 100 बोलकर के ही बुलाया था। अरे जो तुम्हारा रिटर्न है आरओई, वो मेरी कंपनी के लिए तो कॉस्ट ही है ना, के ही। समझे कि नहीं? यस। तो उस कैपिटल स्ट्रक्चर, उस प्लान को सिलेक्ट करो जिसमें आरओई सबसे ज्यादा है। समझ में आया? अब में गलतियां क्या होती है, एक्सीडेंट पॉइंट। जब आप ईपीएस निकालने जाते हो या एनआई तक पहुंचते हो, तब आपको ईबीआईटी से शुरुआत करनी पड़ती है। ईबीआईटी करोगे, माइनस करोगे, आप बोलो इंटरेस्ट, क्या मिलेगा, ईबीटी। माइनस करोगे टैक्स, टैक्स तो नहीं होता ना, इस पार्ट में होता है। कौन से पार्ट में नहीं होता है, थ्योरीज, मगर इधर होता है। इसलिए टैक्स, टैक्स माइनस होगा। टैक्स माइनस होने के बाद आएगा आपका ईएटी। ईएटी के बाद आप माइनस करोगे रेफरेंस डिविडेंड, और फिर आपको मिलेगा एनआई। बट दोस्तों रास्ते में ईबीआईटी माइनस कर रहे हो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करते वक्त याद रखिए अगर एग्जिस्टिंग डेट है तो हर प्लान में उसका इंटरेस्ट माइनस होगा। प्रपोज डेट रहेगा तो प्लान टू प्लान जिस प्लान में जितना डेट उसके हिसाब से इंटरेस्ट, तब आप ईबीटी पर पहुंचोगे। टैक्स तो खैर तीनों पे अप्लाई होगा ईबीटी के रेट के हिसाब से, और ईएटी मिलेगा आपको। ईएटी के बाद आप माइनस करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके लिए भी रूल वही है, एक्सीडेंट पॉइंट वही है। एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड जो रहेंगे वो सभी प्लान में लेने पड़ेंगे, और प्रपोज जो रहेगा वो प्लान टू प्लान चेंज हो। समझ में आ रहा है? एंड फिर आपको एनआई मिलेगा। उसके बाद अगर आपको ईपीएस पर जाना है तो आप नंबर ऑफ शेयर्स लोगे, नंबर ऑफ शेयर्स में भी वही चीज होगी। क्या चीज होगी, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स अगर दिए रहेंगे तो तीनों प्लान में लेने हैं, और प्रपोज नंबर ऑफ शेयर्स उसी प्लान में लेने जिस प्लान में हम इक्विटी रेस कर रहे हैं। और अब ध्यान से सुनो, इधर एक और डबल एक्सीडेंट पॉइंट है। जब आप यहां के नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हो तब आपको फेस वैल्यू पर शेयर से डिवाइड नहीं करना है, अमाउंट जितना भी रेस करना है डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। किससे डिवाइड करना है, मार्केट प्राइस पर शेयर, तब जाके नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। अब आपको ईपीएस मिलेगा, फिर प्लान टू प्लान आपका पी रेशियो दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर कर आप एमपी। तो यहां पर एक्सीडेंट पॉइंट में हम लिखेंगे नेवर फॉरगेट existing interest, comma existing preference dividend and existing number of shares. existing number of full stop, उसी में लिखो आगे take in all plans, take in all plans, proposed debt interest, proposed debt interest will come only in plan where we are taking new debt. Are you japing my language? को समझ रहा है मेरी भाषा? एकदम सिंपल भाषा में लिख रहा हूं मैं जिससे आपको इजीली समझे। और उसी के जैसा एक और थर्ड पॉइंट लिखेंगे, प्रपोज्ड proposed preference dividend, proposed preference dividend will come only in plan where we are taking new preference share, where we are taking नहीं rather issue, whether we are, where we are issuing new
न्यू प्रेफरेंस accident point 4, always issue new equity shares at market price per share, oblique information given in the question. मतलब क्या, अगर मार्केट प्राइस पर शेयर सपोज आपका 40 रुपीज है, बट बोला है कि न्यू शेयर्स आर इशूड एट 25, ऑब्वियसली फिर 25 लेना पड़ेगा। समझ गए एक्सीडेंट पॉइंट्स? इसके बेसिस पर दोस्तों आप इजीली आपके ये कैपिटल स्ट्रक्चर कैटर कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट पार्ट पर, जिसको हम बोलते हैं अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में हमको दो कॉन्सेप्ट कवर करने हैं, वो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस। एवरीवन रेडी? व्हाट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? उसके लिए मैं आपको वापस बेसिक्स पे ले जाता हूं। पहले कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ ब्रेक इवन पॉइंट याद करो। कॉस्टिंग वाले ब्रेक इवन पॉइंट को क्या बोलते हैं? सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं सर। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट होता है। क्या होता है वो? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। और अब हम फाइनेंस पढ़ रहे तो हम देख रहे हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन। उधर क्या पढ़ा था आपने? सच अ लेवल ऑफ सेल्स एट विच प्रॉफिट इज जीरो, लॉस इज विच प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कॉल्ड? ईबीआईटी। तो फिर सेल्स कितना रहेगा कि माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे, ताकि नीचे का ईबीआईटी जो आएगा। करेक्ट? यही पढ़ा था कॉस्टिंग में अपन ने। अबव ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट होता है, बिलो ब्रेक इवन पॉइंट लॉस होता है, एट ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। अब सेम लॉजिक अपन यहां पर लगाएंगे। ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है, तो आपको भी पता है, अपने लेवरेज में कल ही पढ़ा, ये ऑपरेटिंग पार्ट है, फाइनेंशियल पार्ट इधर लिख सकते हैं हम लोग। फाइनेंशियल पार्ट कहां से शुरू होगा? ईबीआईटी को कर देंगे क्वेश्चन मार्क। अब माइनस करते जाओ, इंटरेस्ट क्या मिलेगा? ईटी माइनस करेंगे, टैक्स क्या मिलेगा? केटी माइनस करेंगे, रेफरेंस डिविडेंड क्या मिलेगा? एनआई। एनआई कितना चाहिए? ईपीएस कितना चाहिए? एनआई जीरो मीन्स ईपीएस जीरो ना। एनआई जीरो एज वेल एज ईपीएस विल आल्सो बी। भाई को डिफाइन कैसे करेंगे? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज सच अ लेवल ऑफ डैश at which dash is zero, such a level of EBIT at which EPS is zero. नाउ इसको निकालने के दो सिंपल तरीके, एक है फॉर्मूला, दूसरा है आंसर का बनाने का लॉजिक। अपन दोनों देखेंगे। मुझे बोलो, आपको वैसे भी है ना तो जीरो ही चाहिए, मतलब आपको पीडी पे करना है, उसके पहले टैक्स पे करना है और इंटरेस्ट पे करना है। पीडी पे करना है, उसके पहले टैक्स पे करना है, और उसके पहले मत बोलो अभी कि सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। कल का लेवरेज का लॉजिक याद है? बिफोर पेइंग पीडी यू हैव टू फर्स्ट पे टैक्स। इसलिए मैंने बोला कि पीडी के पहले पे करना पड़ेगा टैक्स, बट उसके पहले इंटरेस्ट पे करना है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अपन बोलेंगे इंटरेस्ट पे करना है बट पीडी विथ टैक्स पे करना है। फॉर्मूला बन रहा है क्या दिमाग में? फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पे करना है प्लस पीडी पे करना है, बट उसके पहले पे करना है। तो बन गया प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। फॉर्मूला क्या बन गया? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स, नथिंग बट इंटरेस्ट प्लस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस। कोई डाउट? अब इसी को बनाने का दूसरा तरीका, लेट ईबीआईटी बी एक्स फॉर फाइनेंशियल ब्रेक इवन। अब आप बोलिए, एक पर्टिकुलर प्लान है जिसके अंदर ईबीआईटी लिया अपन ने एक्स, उसका इंटरेस्ट माइनस किया, इस ब्रैकेट को क्या बोलो? क्या बोलो इस ब्रैकेट को? ईबीटी। एवरीवन
अरे ऑनलाइन देखने वालों क्या लिख रहे हो कि बहुत मग्न हो गए, क्या हो गए, आंसर नहीं दे रहे हो, बहुत टाइम हो गया। बोलो क्या है ये? ईबीटी है। इसको बनाना है आफ्टर टैक्स, क्या करूं? माइनस टैक्स, ये बन गया आफ्टर टैक्स। अब ये ईएटी आ गया क्या? ईबीटी को अगर आफ्टर टैक्स बनाए तो क्या आया? ईएटी। क्या ईएटी है ना? है नहीं। ईएटी में से माइनस करना पड़ेगा रेफरेंस डिविडेंड। क्या माइनस करना पड़ेगा? रेफरेंस डिविडेंड। अब आएगा आपका एनआई। ये एनआई 0 चाहिए, या तो अब इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बोल लो, ये ईपीएस आ जाएगा। इसको आप 0 लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं करेगा। करेक्ट। ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो या नीचे वाला लॉजिक यूज करो, दोनों भी एग्जाम में जो कंफर्टेबल है वो कर सकते हो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, या तो लेट द ईबीआईटी बी एक्स एंड फिर एक्स के साथ आप ईपीएस तक पहुंच जाओ और उसको इज इक्वल टू 0 बोल दो। और ऑब्वियसली वो डिनोमिनेटर का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपोजिट जाके 0 ही बनने वाला, इसलिए मैं एनआई इज इक्वल टू 0 लिखूं या ईपीएस इज इक्वल टू 0 लिखूं। बट लिखते हो जनरली ऐसा लिखा करो, बिकॉज डेफिनेशन जो है वो बोलता है वेयर ईपीएस इज 0। ठीक बात, समझ गए यहां तक? अगर आपके पास 3 प्लान है तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स कितने निकलेंगे? 3। हर प्लान के लिए अलग निकलेगा। अगर आपके पास 2 है तो 2, 1 है तो 1। याद है? लॉजिक समझा? ये भी कोई बोलने वाली बात है? आगे जो मैं इंडिफरेंस पॉइंट निकालूंगा उसके साथ मैं इसको रिलेट करूंगा, आपको समझ। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिफरेंस पॉइंट की गाइस। लास्ट कॉन्सेप्ट अपने इस चैप्टर का वो है इंडिफरेंस। व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट? सपोज आपके पास 2 प्लान है, प्लान ए, प्लान बी। दोनों का ईबीआईटी आपको क्या करना है? सेम लेना है, ये तक सॉल्व करना है। ईपीएस भी इन दोनों प्लान में क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको मैं प्लान ए दे दूं या प्लान बी दे दूं, आपको क्या फर्क गिरेगा? आपका तो स्टार्ट पॉइंट भी सेम है और एंड पॉइंट भी सेम है। तो आपको मैं प्लान ए दूं या प्लान बी दूं, आप बोलोगे कोई फर्क नहीं गिरेगा, बिकॉज वी आर इनडिफरेंट बिटवीन द टू। को बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। कैसे डिफाइन करेंगे इंडिफरेंस पॉइंट को? इट इज सच अ लेवल ऑफ डैश एट विच डैश इज इक्वल अंडर बोथ द प्लान्स। इट इज सच अ लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस अंडर बोथ द प्लान्स इज सेम। समझे? अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम बोलेंगे सेम चीज, लेट द ईबीआईटी बी एक्स, बट इस बार क्या बोलेंगे? फॉर इंडिफरेंस पॉइंट। एंड सपोज आपके पास 2 प्लान है। अब जस्ट इमेजिन करो कि आपने ये प्लान ए के लिए किया। मतलब क्या किया सर? प्लान ए का ईबीआईटी एक्स अज्यूम किया, माइनस किया प्लान ए का इंटरेस्ट जो भी अमाउंट रहेगा क्वेश्चन, ब्रैकेट क्लोज किया, इनटू 1 माइनस 0.3 0.35 0.4 जो भी दिया रहेगा मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लान ए का प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट रहेगा तो वो माइनस किया, उसको डिवाइडेड बाय प्लान ए के नंबर ऑफ शेयर्स लिए। ठीक है, कहना से ये आ गया ईपीएस ऑफ प्लान ए। इसी के जैसा सेम टू सेम अपन क्या करेंगे? प्लान बी का करेंगे। अपन बोलेंगे यहां पर दिस इज माय प्लान बी। अब दो साइन है, इज प्लान बी का ईबीआईटी एक्स अज्यूम किया, प्लान बी का इंटरेस्ट है इधर जो कि ऑब्वियसली ए से अलग हो सकता है, फिर इधर जो है ये पीडी ये प्लान बी का है, नीचे डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स प्लान बी के है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये वाला पार्ट और वो वाला पार्ट दोनों, अब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है गाइस, और इसको सॉल्व करके आपकी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आपको क्या दे रही है? एक ऐसा ईबीआईटी दे रही है जिसके अंदर नीचे तक सॉल्व करने के बाद आपको पता नहीं है ईपीएस क्या आएगा, बट जो भी आएगा दोनों प्लान में सेम आएगा। आर यू वेरी? नाउ टेल मी कि
कि ऐसे सिनेरियो में अगर आपके पास एक प्लान है तो इंडिफरेंस पॉइंट कितने निकलेंगे? एक प्लान में कभी इंडिफरेंस पॉइंट नहीं आ सकता, बिटवीन टू प्लान होता है ये। अच्छा, दो प्लान रहेंगे तो इंडिफरेंस पॉइंट कितने आएंगे? एक आंसर आएगा, क्योंकि दो प्लान को सॉल्व करने के बाद एक्स का वैल्यू जो आएगा नीचे वो तो एक ही आएगा ना। अगर आपके पास तीन प्लान रहेंगे तो तीन आएंगे। कैसे सर? ए और बी और सी, ए और सी, एवरीबॉडी समझा क्या? तो ए और बी और सी और ए और सी, तो आपके तीन आंसर आएंगे। आपको ऐसे तीन जोड़ियां बनाना पड़ेंगी, तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर लिखिए, नोट, वी डोंट गेट एनी इंडिफरेंस पॉइंट फॉर दैट प्लान एंड, याद है क्या? कौन सा प्लान? रेफरेंस प्लान। Note, we don't get any indifference point for dead plan and preference plan. All of you, डेड प्लान और प्रेफरेंस प्लान की हद तक आपको कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं मिलता। मतलब क्या होता है सर? एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है। याद है क्या आपको? अब लास्टली, इनको यूज कर कर कभी कभी ये लोग क्वेश्चन में पूछते हैं डोमिनेशन बताओ। याद आया? डोमिनेशन मतलब क्या होता है? डोमिनेशन क्या होता है? कौन सा प्लान किस रेंज ऑफ ईबीआईटी के अंदर बेटर है? बोलो एक बार, कौन सा प्लान किस रेंज ऑफ ईबीआईटी के अंदर बेटर है? तो यहां पर आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर कर डायरेक्ट आंसर निकालना है। अगर आप इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस देखोगे तो बहुत ही बकवास है। इंस्टीट्यूट इसको बहुत लॉन्ग कट से सॉल्व करता है। अपने पास डायरेक्टली एक ग्राफ का तरीका है जिससे शॉर्टकट से आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? यहां पर है ईबीआईटी, ये है 0 और यहां पर है ईबी। ठीक है, अब जनरली तीन प्लान होते हैं, एक इक्विटी, एक डेट और एक प्रेफरेंस। और कॉमन सेंस बोलता है इक्विटी प्लान का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पहले आएगा, बाद में डेट प्लान का आएगा, बाद में प्रेफरेंस प्लान का आएगा। जनरली यही होता है। ठीक है, तो सपोज 2 मिनट के लिए सोचते, ये है 10 लाख, ये है 17 लाख, ये है 25 लाख। ये तीनों प्लान का क्या है? इन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो पहले क्या करना चाहिए? आपने फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट प्लॉट करने चाहिए। अब उसके बाद आपका एक प्लान जो होता है इक्विटी वाला, थोड़ा फ्लैटर ड्रॉ होता है। ठीक है, मैं इनको हटाता हूं, एक एक करके ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये आपका एक फ्लैटर्ड वाला प्लान है, तो हम बुलाएंगे इक्विटी प्लान। एग्जाम्पल है ये, और जनरली आंसर ऐसे ही आएंगे आपके। दूसरा वाला प्लान जो है यहां पर 15 लाख वाला, कौन सा प्लान है? डेट प्लान। वो कभी भी आपके इक्विटी से इंटरसेक्ट करेगा, तो बुला लो डेट प्लान। और प्रेफरेंस प्लान जो है ये इसके आगे रहेगा, मे बी 20-25 लाख वॉट एवर, सपोज 22 लाख एग्जाम्पल। तो प्रेफरेंस प्लान जो है का पैरेलल होता है डेट का। दिख रहा है क्या आपको? तो हम बुलाएंगे प्रेफरेंस प्लान। कभी भी डेट और प्रेफरेंस में इंटरसेक्शन नहीं होता। और जब आप ये सब ड्रॉ करते हो तो आपको बस इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ का इंटरसेक्शन कभी भी सपोज 25 लाख पे, तो 25 लाख 22 लाख के आगे आना चाहिए। एंड यहाँ का इंटरसेक्शन अगर 38 लाख रहेगा तो वो और भी आगे आना चाहिए। क्या मैंने क्या बोला? एग्जाम्पल है ये। तो आप जब स्केल से ड्रॉ करते हो तो एक लाइन आपकी फ्लैटेड आ रही है, कौन सी? इक्विटी वाली। दो लाइन पैरेलल टू ईच अदर आ रही है, कौन सी? डेट एंड प्रेफरेंस। और कभी भी याद रखिए डेट प्रेफरेंस के बीच इंडिफरेंस पॉइंट ही नहीं रहेगा, तो उन दोनों के बीच में ऐसा कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। और ये इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है सर? एट 25 लाख CBIT, माई डेट प्लान एंड माई इक्विटी प्लान हैज सेम EPS। मतलब क्या है वो?
इंडिफरेंस पॉइंट। क्या है वो? इंडिफरेंस पॉइंट है। एंड एट 38 lakhs my debt plan, sorry, my equity plan and preference plan has same EPS. क्या है वो? इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द टू प्लान। अब आपको डोमिनेशन कैसे ढूंढना होता है? आपको डोमिनेशन ढूंढना होता है जो लाइन ऊपर वो प्लान बेहतर। तो ये 25 लाख के पहले मुझे क्या दिख रहा है? इक्विटी वाला लाइन ऊपर है। 25 लाख के बाद ये लाइन किसका है? डेट का, वो ऊपर चला गया। तो हम बोलेंगे मेरे एग्जांपल के हिसाब से इफ EBIT इज मोर देन, सॉरी लेस देन ले लेते पहले, लेस देन 25 lakhs इक्विटी प्लान इज बेटर। समझे? इफ EBIT इज ग्रेटर देन 25 lakhs, अब कौन सा प्लान बेटर हो जाएगा? डेट प्लान। डोमिनेंस। समझे? वैसी सेम इंटरसेक्शन इधर भी एक दिख रहा है मुझे 38 lakhs वाला, उसके पहले मुझे वही इक्विटी वाला लाइन ऊपर दिख रहा है। दिख रहा है क्या? देखो ना, ये इक्विटी वाला लाइन है और उसके बाद अचानक से ये लाइन ऊपर चला गया। ये किसका है? रेफरेंस का है। तो हमने क्या बोलना चाहिए? बोलो। इफ EBIT इज लेस देन 38 lakhs, कौन सा बेटर है? इक्विटी। और अगर 38 lakhs के ऊपर जाता है प्रेफरेंस। एंड डेट और प्रेफरेंस तो कभी भिड़े नहीं, कभी इंटरसेक्ट किए ही नहीं है। कौन सा प्लान बेटर है? कौन सा प्लान बेटर है? डेट प्लान। इंटरसेक्शन की क्या जरूरत है? जो लाइन ऊपर वो बेटर है ना। कौन सा लाइन ऊपर है? डेट वाला लाइन हर वक्त ऊपर है। तो कौन सा प्लान बेटर होगा? डेट प्लान। तो बिटवीन डेट एंड प्रेफरेंस कौन सा प्लान बेटर रहेगा? डेट प्लान। अपन बोलेंगे बिटवीन डेट एंड प्रेफरेंस कौन सा बेटर है? डेट प्लान बेटर। फॉर द सिंपल रीजन दैट गाइस, डेट प्लान पर मिलता है आपको टैक्स शील्ड। डेट प्लान पर आपको मिलता है टैक्स शील्ड। तो इसको ड्रॉ करने का सिंपल तरीका क्या है? सर बहुत कंफ्यूज होता है सर, बहुत डिफिकल्ट लगता है सर। अरे जो इंडिफरेंस पॉइंट है ना, उसके नीचे से आंसर शुरू होता है। ये जो पर्पल कलर है ना, ये नेगेटिव EPS। क्या है बोलो? नेगेटिव EPS है। ये पूरा का पूरा नेगेटिव EPS। और एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर क्या है? 0 EPS है। एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर 0 EPS है। उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव EPS है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, कभी भी एक लाइन फ्लैटेड रहेगा इक्विटी वाला और दो लाइन पैरेलल टू ईच अदर रहेंगे डेट एंड प्रेफरेंस वाले। समझ गए? डेट एंड प्रेफरेंस ड्रॉ करते वक्त ध्यान दीजिए इंटरसेक्शन कहां हो रहा है। इंटरसेक्शन कभी भी आपके फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स को देखकर होना चाहिए। अगर मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मेरा 22 लाख था, तो उसके आगे 25 लाख पे इंटरसेक्शन अगर होना है तो वो आगे ही इंटरसेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और उसका अगला इंटरसेक्शन अगर 38 लाख पे, तो उसके आगे ही इंटरसेक्शन होना चाहिए। बस इतना केयर करना है। और जो लाइन ऊपर है वो बेस्ट है, जो लाइन नीचे है वो। तो कौन सा लाइन किस लेवल के ऊपर जा रहा है, कौन सा लाइन किस लेवल के नीचे जा रहा है, बस वो देखना है आप। इसको बोलते हैं डोमिनेंस। इसको क्वेश्चन पूछने का दो तरीका है। इंडिकेट विच प्लान डोमिनेट, या तो ये क्वेश्चन में पूछते हैं शो द PBIT रेंज अमंग्स द प्लान फॉर इंडिफरेंस पॉइंट एंड इंडिकेट विच प्लान इज बेटर व्हाट EBIT रेंज, विच प्लान इज बेटर इन व्हाट EBIT रेंज। समझ गए दोस्तों? इसके साथ हम बोल सकते हैं कि हमारा कैपिटल क्या 3 पार्ट्स थे इसके। जैसे आज मैंने समरी ड्रॉ करके आपको बताया, कल भी मैंने समरी ड्रॉ करके पूरा बताया था। हर दिन मैं आपको समरी ड्रॉ कर कर ही बताऊंगा किस क्या क्या कवर करने वाले, और उस तरीके से आपके हर चैप्टर के समरी नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। आपके एग्जाम के एक दिन पहले आप इस पूरे समरी को हार्डली आधे घंटे से 1 घंटे में रिवाइज कर पाओ। नॉट वन चैप्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट होल FM। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक। बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करते रहो। कल मिलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए। ओके गाइस, कल मतलब मंडे को हम मिल रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल।